ओके, सो लास्ट क्लास में हमने क्या करा था? रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, ओम्स लॉ का स्केलर फॉर्म, J इज इक्वल टू सिग्मा ई कर लिया, R इज इक्वल टू एम एल बाई एन ई स्क्वायर टाउ इन टू ए कर लिया। एक बार जल्दी से हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। R इज इक्वल टू एम एल बाई एन ई स्क्वायर टाउ इन टू ए। टाउ है रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, राइट। ये वाली जो चीज़ है ये है रेजिस्टिविटी, कांस्टेंट आर होल एल बाई ए, और रो इज इक्वल टू एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ, ठीक। कंडक्टिविटी इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम। J इज इक्वल टू आई बाई ए, करेंट डेंसिटी I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, एंड J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E. This is a scalar form, a vector form of Ohm's law, and V is equal to Ri. This is a scalar form of Ohm's law, scalar form of Ohm's law, and Vd is equal to E tau by m, E tau by m. This is our drift velocity. ये हमने देखा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और एवरेज मीन टाइम इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय रिलैक्सेशन टाइम, सॉरी, एवरेज मीन टाइम ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू रिलैक्सेशन टाइम. दिस इज मीन फ्री पाथ, मीन फ्री path, the average path between successive collision, the average velocity of all the electron, average time between the successive collision, and average path between successive collision. Obviously distance is equal to velocity into time, so mean free path is equal to drift velocity into relaxation time, general formula, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हमने लास्ट क्लास में करा था। अब हम ओम्स लॉ के जैसे हमने देखा कि भाई V इज इक्वल टू आर आई और V इज प्रोपोर्शनल टू I, V इज प्रोपोर्शनल टू I। तो जो भी कंडक्टर या जो भी मटेरियल इसे फॉलो करते हैं V इज इक्वल टू आर आई को, उन्हें हम कहते हैं ओमिक कंडक्टर। जो भी मटेरियल, कंडक्टर या वायर जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं दैट इज कॉल्ड ओमिक कंडक्टर, और जो फॉलो नहीं करते नॉन ओमिक मटेरियल या नॉन ओमिक कंडक्टर। तो बहुत सारे ऐसे मेटल मटेरियल हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, ठीक है ना। सो सपोज अगर कोई मटेरियल है उस पर V वर्सेस I ग्राफ में बनाता हूँ। सो दिस इज V वर्सेस I ग्राफ। So this is ohmic conductor या मटेरियल, ओमिक कंडक्टर। क्यों? बिकॉज ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में V प्रोपोर्शनल टू I को फॉलो कर रहा है। V इज इक्वल टू आर आई मीन्स स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है ना। जैसे y इज इक्वल टू एम एक्स, सो m इज अ स्लोप, m इज स्लोप विच इज रेजिस्टेंस ऑफ दिस ग्राफ, रेजिस्टेंस ऑफ दिस vi ग्राफ, राइट। vi ग्राफ का रेजिस्टेंस होगा स्लोप, vi ग्राफ। सो दिस इज ओमिक कंडक्टर। एंड सपोज किसी कंडक्टर के लिए इस तरीके से ग्राफ बनता है, दिस वन। So this is what? This is non-ohmic conductor, non-ohmic conductor या material. So ohmic material and non-ohmic material Ohm's law को follow कर रहा है V proportional to I, V is not proportional to I, V not proportional to I, exact proportional नहीं है, proportional तो है because if I is increasing V is also increasing but it is not proportional. So actual में I increase करने से V increase हो रही है but Ohm's law को follow नहीं कर रहा है, exact proportional नहीं है, linear graph नहीं है, parabolic graph, तो non ohmic material। ऐसे बहुत सारे होते हैं। ये है सेमी कंडक्टर, सेमी
कंडक्टर, सेमीकंडक्टर इज नॉन ओमिक कंडक्टर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? गैलेनियम, आर्सेनिक, जर्मेनियम, सिलिकॉन एक्सेट्रा, दीज आर नॉन ओमिक। सिमिलरली कैपेसिटर का ग्राफ इस तरीके से होता है, दिस इज द ग्राफ ऑफ चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कैपेसिटर, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कैपेसिटर। सो इट इज ऑल्सो नॉन ओमिक मटेरियल, नॉन ओमिक। सो ये ओम्स लॉ की लिमिटेशन है, ठीक है ना। अब ये देखना, ये वाला ग्राफ देखना, ओमिक और नॉन ओमिक, वी आई ये भी नॉन ओमिक है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव पे तो फॉलो कर रहा है बट नेगेटिव पे फॉलो नहीं कर रहा है ना, नॉन ओमिक। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो नॉन ओमिक, एक टाइम तक फॉलो कर रहा है उसके बाद फॉलो नहीं कर रहे हैं। सो नॉन ओमिक एंड दिस इज ओमिक कंडक्टर। क्लियर है? ओमिक कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, ओम्स लॉ मीन्स V इज प्रोपोर्शनल टू I in negative as well as positive axis, positive quadrant, first and third quadrant, and this is non-ohmic, right? कोई तो बिल्कुल ही फॉलो नहीं कर रहा है और कोई कर भी रहा है तो एक पर्टिकुलर क्वाड्रेंट पे कर रहा है, उसके आगे नहीं कर रहा है या नहीं यार? याद रहेगा, एग्जाम्पल याद रहेंगी, ठीक है ना। गैलेनियम आर्सेनिक, सेमीकंडक्टर, BJT, UJT, ट्रांजिस्टर, these all are non-ohmic. कॉपर वायर, these are ohmic conductors. क्लियर है? ओके, ठीक है। सो ये कुछ हमने ओमिक एंड नॉन ओमिक की बात की। इसके बाद हम पढ़ते हैं ओके। सो इसमें सिंपल न्यूमेरिकल आते हैं। सिग्मा की वैल्यू दे रखी होगी, रो पूछेगा, जे की वैल्यू दे रखी होगी, ए की वैल्यू पूछ रखी होगी। इस तरीके से सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं। विल डू दैट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास और इन द अपकमिंग न्यूमेरिकल सेशंस विल डू। सिंपल से न्यूमेरिकल आते हैं। फॉर्मूला याद होना चाहिए, डायरेक्टली पुट करना है और फॉर्मूले से हम डायरेक्टली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, फिर है सेल। एक्चुअली सेल क्या चीज़ है वो हम समझते हैं। सेल इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट, सेल एक डिवाइस है विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऑब्वियसली बात है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो केमिकल एनर्जी जो होती है केमिकल रिएक्शन से, उन्हें कन्वर्ट करके सेल किस में कन्वर्ट कर देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, राइट। बहुत सारे टाइप के सेल आते हैं, फोटोवोल्टाइक सेल है, ग्रेफाइट रॉड सेल है, एवेलेंस सेल है, बहुत सारे टाइप के सेल आते हैं। जैसे रेडी में आपने देखा होगा बैटरीज, वो सेल के बने हुए होते हैं, घड़ियों में सेल लगते हैं ग्रेफाइट रॉड वाले। तो बहुत सारे टाइप के सेल होते हैं जो केमिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। बट सेल जो होता है वो डीसी डायरेक्ट करंट स्टोर करता है, एसी स्टोर नहीं किया जा सकता। मैंने पहले बताया AC is what? AC is positive and negative. So plus minus this is alternate current और ये है direct current. So direct current में और alternate current में difference क्या है? Direct current is only positive, no frequency. Alternate current positive and negative. तो घरों में जो हमारे आती है वो है alternating current और वैसे बैटरी में DC और जैसे लैपटॉप में DC, मोबाइल फ़ोन डीसी से चार्ज होता है, तो हमारे चार्जर में, एडेप्टर में रेक्टिफायर लगे होते हैं जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। ट्रांसफार्मर छोटे ट्रांसफार्मर इंस्टॉल होते हैं जो हाई वोल्टेज एसी को लो वोल्टेज डीसी में कन्वर्ट करते हैं रेक्टिफायर के साथ, ठीक है ना। ये चीज़ है, एसी स्टोर नहीं किया जा सकता। मतलब जो भी हम फ़ैन एसी यूज़ कर रहे हैं उसके लिए पावर प्लांट से कॉन्टीन्यू सप्लाई आ रहा है। जब पावर प्लांट वहाँ पर बंद हो जाएगा तो हमें सप्लाई मिलनी बंद हो जाएगी। डीसी हम स्टोर कर सकते हैं, इसलिए रेडी वाले बैटरी
लेकर जाते हैं और अपना लाइट जलाकर फिर वो अपनी रेडी चलाते हैं, या हमारे घरों में जो बैटरी होती है उससे डीसी होता है उस पर, तो जनरली उसको कन्वर्ट करने के लिए हम इन्वर्टर यूज़ करते हैं, और डीसी से एसी में कन्वर्ट करके हम फैन और लाइट यूज़ करते हैं। क्लियर है ना? तो ये कॉन्सेप्ट है। तो सेल क्या करता है? इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी into electrical energy। ठीक, एक हम इसका मतलब डायग्राम पहले बनाकर समझते हैं किस तरीके से होता है सेल। इसमें हमारे पास है सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, दीज आर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, राइट। और दो हमारे पास इसमें रॉड होते हैं, एनोड और कैथोड, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। दो हमारे पास रॉड होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रॉड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रॉड, दैट इज एनोड एंड कैथोड इलेक्ट्रोड्स। और इसके अक्रॉस हम लगाते हैं डिवाइस, लोड। लोड मीन्स जो भी डिवाइस हमें यूज़ करना है, बल्ब हो, जो भी हो, जिसके रेजिस्टेंस आर है, ये हम यूज़ करते हैं। दिस इज़ अवर सेटअप ऑफ सेल। ये सेल है, राइट। सो ये क्या है? इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स, कैथोड एंड एनोड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। दिस इज अवर लोड, लोड दैट इज बल्ब या जो भी तू यूज़ कर रहा है, इसके रेजिस्टेंस आर है। यह है सेल का डायग्राम। अब होता क्या है, हमारे जो चार्ज हैं वो मूव करते हैं थ्रू इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इस तरीके से, और चार्ज को मूव करने में जो केमिकल एनर्जी क्रिएट होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इसका मतलब सेल के अंदर एक वर्क डन हो रहा है, क्योंकि चार्ज अपने आप तो मूव नहीं करेगा। सो वर्क डन हम कर रहे हैं चार्ज को मूव कराने के लिए फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इस तरीके से फिर ये मूव करके, इस तरीके से मूव करके, और ये अपना पाथ कंप्लीट करता है। सो जो हमने वर्क डन कराया वो वर्क डन कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि हमने पढ़ा था वर्क डन टू कैरी चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल, और वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस इनसाइड सेल, इनसाइड सेल, इसे हम कहते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये एक्चुअल में वोल्टेज ही है, लेकिन क्योंकि ये सेल के अंदर का पार्ट है, इसे हमने एक नया नाम दिया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जैसे जब आप जनरेटर पढ़ोगे वहाँ पर एक नाम आएगा बैक EMF, तो बैक EMF भी वही है, जब जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वहाँ पर हमने उसका नाम EMF रखा है, क्योंकि ये हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस हम लेते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट क्या होगी इसकी? वोल्ट, क्योंकि ये वोल्टेज ही है, अभी बताया मैंने। तो अगर ये वोल्टेज है तो इसकी यूनिट वोल्ट ही होगी ऑब्वियसली। इसको हम E से डिनोट करते हैं। सो E इज EMF ऑफ सेल, EMF ऑफ सेल, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, इनसाइड पोटेंशियल डिफरेंस। जब ये हमारे चार्ज मूव करते हैं तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलिट सॉल्यूशन है उसके पार्टिकल इनको रेजिस्ट करते हैं, और जहाँ भी फ्लो ऑफ चार्ज को रेजिस्ट करने की बात आती है उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं भाई? रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस, ऑब्वियसली। तो यहाँ जो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रही है ये सेल के अंदर हो रही है, क्योंकि दिखता तो है ना ये सब चीज़ पैक रहता है अंदर। इन्हें हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस आर, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। क्लियर है?
इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये जो चीज़ है ये है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, इसका मतलब आइडियल सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होगी, बट प्रैक्टिकल केस में हमेशा इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। हाँ, ये है कि वो अगर अच्छा सेल होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। इंटरनल रेजिस्टेंस से घाटा क्या है, यहाँ पर हमारे वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। क्या हो जाती है? वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप I इंटू आर, ये हमारा वोल्टेज का ड्रॉप हुआ। तो हमने क्या करा, EMF जनरेट किया सेल से। EMF हमने क्या किया, जनरेट किया सेल से वर्क डन कराकर। उसमें से हमारे पास ड्रॉप कितना हो गया, IR, क्योंकि I इज द करंट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज R, सो ड्रॉप इज IR। ये नेट वोल्टेज हमें मिला टर्मिनल के अक्रॉस, दैट इज V। सो दिस V इज व्हाट, टर्मिनल वोल्टेज। दिस इज टर्मिनल वोल्टेज। फिर से मैं इसका सर्किट डायग्राम बनाता हूँ, देख ध्यान से। ये है सेल, सेल का EMF हमने प्रोड्यूस किया, ये है इंटरनल रेजिस्टेंस, और इसके अक्रॉस हमने एक बल्ब लगाया। बल्ब मीन्स व्हाट, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर यूज़ करा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। जब सेल से करंट फ्लो हुआ I, सो यहाँ पर एक ड्रॉप हुआ IR। इसका मतलब बल्ब के अक्रॉस हमें टोटल वोल्टेज कितना मिला, बल्ब के अक्रॉस टोटल वोल्टेज मिला E माइनस IR इज इक्वल टू V, टर्मिनल वोल्टेज। दो टर्मिनल के बीच की वोल्टेज, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। हम प्रोड्यूस E कर रहे थे, बट हमें मिल रहा है E माइनस IR, थोड़ा डिडक्ट हो रहा है। और अगर आइडियल सेल है, अगर आइडियल सेल है तो V इज इक्वल टू E, बिकॉज इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0। इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होने की वजह से जितनी भी EMF हम जनरेट कर रहे हैं वही हमें टर्मिनल पे मिलेगी ऑब्वियसली। तो ये है सेल का सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम ऑफ सेल, सर्किट डायग्राम ऑफ सेल, सर्किट डायग्राम ऑफ सेल। हो रहा है? सर्किट डायग्राम ऑफ सेल क्लियर है? दिस इज द सिनेरियो। फिर से सुनो, सेल इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये लोड है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, दो इलेक्ट्रोड्स यूज किए, यहाँ से जब आयंस फ्लो है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस दोनों ही मूव करते हैं, कंडक्टर में केवल नेगेटिव मूव करते हैं। ठीक है ना, ये सब चीज़ें याद रखनी, क्वेश्चन में आता है। यहाँ पर करंट की वैल्यू फ्लो हुई, और यहाँ पर EMF प्रोड्यूस या वर्क डन कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, दैट इज EMF ऑफ सेल। EMF E था, लेकिन हमारे पास अंदर कुछ ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप E माइनस IR, और ये हमें इस टर्मिनल के क्रॉस मिला, दैट इज V इज इक्वल टू E माइनस IR। और ये सर्किट डायग्राम, ये सेल का EMF, सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि दिखाई नहीं देती, क्योंकि बल्ब तो दिख रहा है बट अंदर की रेजिस्टेंस हिडन है, तो ये हमने शो किया हुआ है। दिस इज कैपिटल रेजिस्टेंस, ये ड्रॉप हुआ यहाँ पर, और इसके अक्रॉस का E माइनस IR, E माइनस IR। दिस इज द सेल। और ध्यान से देख, क्या हम इस सेल को यूज कर रहे हैं? यस सर। तो यूज कर रहे हैं मतलब ये जो हमने केस पढ़ा है ये किसका है? डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। सेल को हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, सेल को हम डिस्चार्ज कर रहे हैं ऑब्वियसली। ठीक है, और अगर हम इसे चार्ज करेंगे, क्योंकि सेल तो फिर डिस्चार्ज हो जाएगा कंप्लीटली जब तो उसको यूज़ करेगा 2 घंटे 4 घंटे, फिर हम उसे क्या करेंगे? चार्ज करेंगे। उस वक्त हमें सप्लाई देनी होगी, वो भी हम पढ़ेंगे कैसे इसके बाद। ठीक है, क्लियर? तो दिस इज अच्छा, डिस्चार्ज का मैं कैसे यहीं पर बता देता हूँ, उससे क्या होगा, थोड़ा कंपैरिजन आप कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमने इसी सेल को अब चार्ज करना शुरू किया, E एंड R। दिस इज अ टर्मिनल। ये सेल के बाहर आपने देखा होगा, बैटरी के बाहर 2 टर्मिनल लगी होती है, जिसके अक्रॉस हम बल्ब लगाते हैं जब हम उसको यूज़ करते हैं, और उन्हीं टर्मिनल को हम पावर सप्लाई देते हैं या दूसरी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं जब उन्हें हम चार्ज करते हैं ऑब्वियसली। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक वोल्टेज लगाया V
ए बी मान ले या वी मान ले, वी डैश मान ले, और ये एक रेजिस्टेंस हमने लगाया करंट को कंट्रोल करने के लिए, बहुत ज़्यादा करंट ना जाए इसलिए एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया है बैटरी के साथ। सो ये क्या चीज़ है बेटा, ये क्या चीज़ है, ये है बैटरी। ये क्या है, बैटरी। और बैटरी को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, बैटरी इज़ यूज्ड टू चार्ज फॉर चार्जिंग ऑफ सेल, फॉर चार्जिंग ऑफ सेल। सेल को दूसरी बैटरी से चार्ज करते हैं क्योंकि उसे डीसी चाहिए, है ना। तो ये हमने चार्ज करा। अब देख ध्यान से, फिर से करंट इज इक्वल टू वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस। तो इस सर्किट में करंट की वैल्यू क्या होगी, V माइनस ई पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R, ये V डैश। ये है करंट इन सर्किट, करंट इन सर्किट, ठीक है। यहाँ देख करंट की वैल्यू क्या होगी इस जगह पर, I इज इक्वल टू वोल्टेज क्या है इस सर्किट की, E डिवाइडेड बाय R प्लस R, R प्लस R। ये देख यहाँ V नहीं है, यहाँ V नहीं है, यहाँ पर V, तो E। एक वोल्टेज है, वोल्टेज बाय सम ऑफ रेजिस्टेंस, करंट, करंट फ्लोइंग इन सेल, करंट, करंट ड्रॉन बाय लोड, लोड इतना करंट ड्रॉ कर रहा है, और ये है टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस सेल, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल। और यहाँ पर देख ये क्या है, करंट इन द सर्किट, दैट इज करंट ड्रॉन बाय सेल, और कहाँ से, फ्रॉम बैटरी, फ्रॉम बैटरी। इतना करंट बैटरी से ड्रॉ कर रहा है सेल अपने आप को चार्ज, खुद से मतलब चार्ज करने के लिए हम इतना करंट को भेज रहे हैं, मतलब वो ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज क्या लेंगे, टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज V टर्मिनल इज इक्वल टू E माइनस आई आर। और इसमें करंट कौन सा यूज़ करेगा, ये वाला करंट। तो ध्यान से ध्यान रखना, क्वेश्चन में हमेशा चेक कर लेना कि वेदर हम चार्ज करने के लिए यूज़ कर रहे हैं या डिस्चार्ज करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर सेल, क्लियर, ओके। तो आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको रिवाइज करिए, ओके। सो इसके बाद हम ग्राफ बनाते हैं। सेल इम्पॉर्टेंट है, चैप्टर 3 में सेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड किरचॉफ लॉ ऑल्सो। और इस बार CBSE ने कुछ टॉपिक्स हटा दिए हैं, जैसे कि मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, 3 डिवाइस हैं टोटल, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर। तो कुछ डिवाइस उन्होंने हटाए, हालांकि प्रैक्टिकल में ज़रूर है, थ्योरी से हटाया उन्होंने केवल, प्रैक्टिकल में इट इज़ स्टिल एग्जिस्टिंग, ओके। सो नाउ ग्राफ, ग्राफ हम सेल का देखते हैं। अभी फिर से बताता हूँ, दिस इज़ EMF ऑफ सेल। जनरली हम डिस्चार्ज करने के लिए यूज़ करते हैं, ऑब्वियसली दिस इज E, दिस इज R एंड दिस इज I। व्हाट इज टर्मिनल वोल्टेज, E माइनस आई आर। यह है डिस्चार्ज, और I इज इक्वल टू E बाय R प्लस R। दिस इज विच केस, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। और फिर है चार्जिंग, ठीक है, चार्जिंग ऑफ सेल, चार्जिंग ऑफ सेल। अभी हमने पढ़ा, ये है हम इस सेल को चार्ज कर रहे हैं, V वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं, V वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी मैं V वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, बैटरी से। दिस इज E, V डैश ले लें, दिस इज व्हाट R। सो V डैश इज इक्वल टू E प्लस आई आर। एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने पिछले गलती से मैंने E लिख दिया था, E माइनस आई आर, वो होगा E प्लस आई आर, क्योंकि जब हम इसे चार्ज करेंगे तो E एंड आई आर दोनों हमें देना पड़ेगा। ऑब्वियसली करंट, अभी करंट जा रहा है, करंट इज गिवन टू सेल, करंट विदड्रॉन टू सेल, है ना। तो V हमें जब हम प्रोवाइड करेंगे
तो V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर, हमें दो खर्ची देना पड़ेगा, E के लिए और आई आर मतलब ड्रॉप के लिए। तो V E प्लस आई आर फॉर चार्जिंग, E माइनस आई आर फॉर डिस्चार्जिंग। दिस इज फॉर यूज, दिस इज फॉर चार्ज। और I के लिए मैंने बताया V डैश माइनस E बाय R, या फिर अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है सो R प्लस R। दिस इज टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज V, टर्मिनल वोल्टेज V, एंड दिस इज सोर्स वोल्टेज, सोर्स वोल्टेज। ठीक है, देख ध्यान से ग्राफ। अब मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, कैसे ग्राफ बनता है वो ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट है। दिस इज फर्स्ट है V वर्सेस R ग्राफ, V वर्सेस R या V वर्सेस स्मॉल r ग्राफ। ठीक है, अब ध्यान से देख, दिस इज स्मॉल r, दिस इज V। जैसे जैसे मैं R की वैल्यू इंक्रीज करते जाऊंगा, राइट, जैसे जैसे मैं अरे ये स्मॉल r है ना, जैसे जैसे मैं R की वैल्यू इंक्रीज करते जाऊंगा, R की वैल्यू जैसे जैसे मैं इंक्रीज करते जाऊंगा, ये पूरी वैल्यू डिक्रीज होते जाएगी, मतलब I की वैल्यू डिक्रीज होगी, डिनोमिनेटर इंक्रीज तो दिस विल डिक्रीज। और अगर I की वैल्यू डिक्रीज होते जाएगी तो V की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी ऑब्वियसली। और जब R की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो I की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि समथिंग बाय इनफाइनाइट ज़ीरो, और V की वैल्यू हो जाएगी E मैक्सिमम। समझ में आया? ध्यान से देख, R की वैल्यू जब इंक्रीज होगी इंटरनल रेजिस्टेंस की, तो करंट डिक्रीज होते जाएगा ड्रॉप के कारण। करंट जब डिक्रीज होते जाएगा तो V की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि समथिंग माइनस है। और R की वैल्यू जब मैं बहुत ज़्यादा बढ़ाकर इनफाइनाइट कर दूंगा, I की वैल्यू ज़ीरो और V इज इक्वल टू E। ठीक है, क्लियर है ना यार? सो दिस इज अवर ग्राफ, ग्राफ हम बनाते हैं, दिस इज अवर ग्राफ, दिस इज E। ठीक, हायर वैल्यू पे E की और लोअर वैल्यू पे इंक्रीज होते जा रहा है, एज R इंक्रीज V इंक्रीज। ठीक, दूसरा ग्राफ है, इसी का ग्राफ है, ग्राफ नंबर 2, V वर्सेस E वर्सेस R ग्राफ, E वर्सेस V वर्सेस I ग्राफ। ठीक है, देख ध्यान से इधर, ये देख, जैसे जैसे मैं I की वैल्यू इंक्रीज करते जाऊंगा, अब वापस से इसमें समझना, V इज इक्वल टू, यहाँ बनाता हूँ, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। अच्छा बता, I इज इक्वल टू ज़ीरो, व्हाट इज V? V इज इक्वल टू E। I जब ज़ीरो था तो V की वैल्यू किसके इक्वल थी? E के इक्वल। इसका मतलब व्हेन I इज ज़ीरो V इज इक्वल टू E। जब मैंने I को इंक्रीज करना शुरू किया तो V की वैल्यू डिक्रीज होते जाएगी, और क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, x इज I, c इज E, y इज V एंड m इज माइनस r, नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप। तो इसका मतलब ये इस तरीके से बनेगा, दिस इज व्हाट, दिस इज योर स्लोप माइनस r। क्या दे? ठीक, इसका मतलब दिस इज इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट से हमें क्या मिल रहा है? इंटरसेप्ट विल गिव यू E एंड स्लोप विल गिव यू स्मॉल r। तो एग्जाम में पूछता है, हाउ कैन यू फाइंड आउट EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इन फ्रॉम दिस ग्राफ? तो आंसर है स्लोप विल गिव यू R एंड इंटरसेप्ट विल गिव यू E। देख यहाँ ध्यान से, अगर तो इसको कंपेयर करेगा, मैं इसको रीअरेंज करके लिखूँ,
माइनस आर आई प्लस ई, इसको मैंने रीअरेंज करा हुआ है इसको। अब चेक कर ले, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक्स है i, y है v, और स्लोप है माइनस आर, नेगेटिव स्लोप, और इंटरसेप्ट है c, इंटरसेप्ट है c। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ। और भी ग्राफ बन सकते हैं, v वर्सेस कैपिटल R ग्राफ, ये भी बन सकता है। हाँ, उसी तरीके से आएगा, हाँ उसी तरीके से आएगा। तो बट ये 2 इज इम्पॉर्टेंट ग्राफ, ठीक है। तो कभी भी ऐसा ग्राफ दिया है और हमें ई और आर की वैल्यू पूछी है तो इंटरसेप्ट एंड स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे। इस ग्राफ में दिख ही रहा है हर चीज़, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द ग्राफ ऑफ द सेल। क्लियर है? ओके, फाइन। क्वेश्चंस करते हैं इसमें एक आधा। Question: a cell of EMF 2 volt and internal resistance 0.1 ohm. Find the current drawn by a load of resistance 0.4 ohm and also terminal voltage across cell ये है, ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन, ओके। हाँ, पढ़ देता हूँ मैं। फाइंड द करंट ड्रॉन बाय लोड ऑफ रेजिस्टेंस 0.4 ओम एंड ऑल्सो टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस सेल, ठीक है। सो इसमें हम फाइंड आउट करते हैं। देख ध्यान से, ये कौन सा है? डिस्चार्जिंग का केस है या चार्जिंग का? चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, क्योंकि हमने लोड लगाया हुआ है। दिस इज लोड, तो लोड लगाया हुआ है। तो फिगर बना ले, एक सेल है जिसकी ईएमएफ है 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ओम, और ये कनेक्ट है एक लोड के क्रॉस, लोड इज 0.4 ओम। हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट करंट, सेकेंड टर्मिनल वोल्टेज। व्हाट इज आई? ई बाय आर प्लस आर, सो 2 बाई 0.1 प्लस 0.4, तो 2 बाई 0.5 विच इज़ 4 एम्पियर। व्हाट इज टर्मिनल वोल्टेज? टर्मिनल वोल्टेज इज व्हाट? ई माइनस आई आर, so E is 2 minus I is what? 4 into R is 0.1, so 2 minus 0.4, so this is 1.6 volt की। तो देख, एक्चुअल में EMF कितनी थी? 2 वोल्ट, बट लॉस की वजह से हमें कितना वोल्टेज मिल रहा है? 1.5 वोल्ट, 1.6 वोल्ट। मतलब जो बल्ब हम यूज़ कर रहे हैं उस पर केवल इतनी वोल्टेज मिल रही है, और ये लॉस है हमारा 0.4 वोल्ट। तो इस तरीके से सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होता है? वोल्टेज का लॉस होता है, ईएमएफ का लॉस होता है, वोल्टेज लॉस। अगर आइडियल सेल है तो नो लॉस, जितनी वोल्टेज सेल की होगी उतनी एक्सटर्नल पे मिलेगी, अदरवाइज लॉस होगा, ठीक है। ओके, इसी पे हम क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। A cell of EMF 2 volt and internal resistance 0.
0.11 ohm is drawn a current of 2 ampere from a battery having voltage 10 volt and resistance and variable resistance 10 ohm. Find yeah, simple resistance 10 ohm. Find terminal voltage. Find terminal voltage and current drawn. ये क्वेश्चन. A cell of EMF 2 volt and internal resistance 0.1 ohm drawn a current from a battery having voltage 10 volt and resistance 10 ohm. Find the terminal voltage and current drawn. अब ध्यान से देखिए, चार्जिंग का केस है. कौन सा केस है? चार्जिंग. क्योंकि करंट ड्रॉ कर रहे हैं और बैटरी के क्रॉस कनेक्टेड, मतलब एक बैटरी से हम दूसरे सेल को चार्ज कर रहे हैं. सो दिस इज सेल, दिस इज आवर बैटरी. इसके अक्रॉस एक रेजिस्टेंस है 10 ओम का फॉर सेफ्टी पर्पस, और यहाँ पर है तेरी 10 वोल्ट वैल्यू. दिस इज 2 वोल्ट. दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस R. इसकी वैल्यू है 0.1 ओम और ये है तेरा सर्किट. तो करंट की वैल्यू ध्यान से देख, करंट कितना ड्रॉ कर रहा है? करंट I इज इक्वल टू हायर वोल्टेज माइनस लोअर वोल्टेज बाई टोटल रेजिस्टेंस 0.1 प्लस 10. सो I इज इक्वल टू 8 बाई 10.1. सो I इज इक्वल टू 80 बाई 101 एम्पियर. इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं. और टर्मिनल वोल्टेज, सो टर्मिनल वोल्टेज देख, V इज इक्वल टू E प्लस IR. ठीक है. सो V इज इक्वल टू, V ये वाला नहीं है, ये V डैश है. V मतलब इसके अक्रॉस का वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज. E इज व्हाट 2 प्लस I की वैल्यू 80 बाई 101 इंटू 0.1. सो V इज इक्वल टू 2 प्लस 8 बाई 101. सो V इज इक्वल टू 202 प्लस 8 बाई 101. दिस इज 210 बाई 101 वोल्ट. दिस इज द वैल्यू ऑफ टर्मिनल वोल्टेज. और ये फाइंड आउट कर सकते हैं. कितनी आ रही है वैल्यू? इसकी वैल्यू क्या आ रही है? V की. V इज इक्वल टू, और I इज इक्वल टू, V की आ रही है 2.07 वोल्ट, और I की 0.7 समथिंग आएगी, 0.79 एम्पियर. ठीक है. सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ चार्जिंग. ओके, क्लियर है ये? फाइन. एक और क्वेश्चन करते हैं हम. फ्रॉम द ग्राफ shown find the value of internal resistance and EMF of cell. वो ग्राफ मैं बना देता हूँ. राइट, आई एम ड्राइंग दैट ग्राफ. दिस इज अ ग्राफ.
दिस इज द ग्राफ, राइट। अब ध्यान से देख, क्या ये वी आई ग्राफ है? यस सर। वी आई ग्राफ में मैंने बताया है v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। इसको रीअरेंज कर, v इज इक्वल टू एक्स को पहले लिख माइनस आर इंटू आई प्लस ई, तो कंपेयर कर y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू v, x इज इक्वल टू i, माइनस एम इज इक्वल टू आर एंड c इज इक्वल टू ई। इसका मतलब इस ग्राफ से अगर हमने इंटरसेप्ट लिखा वो होगा e, इस ग्राफ का इंटरसेप्ट ये है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ e? आंसर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ e? 5 वोल्ट। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r? स्लोप। सो स्लोप हमें फाइंड आउट करना है। स्लोप क्या होता है? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ये है y2 और x2, दिस इज y1 एंड x1 या x1 y1 और दिस इज x2 y2। ठीक है, चल वैल्यू फाइंड आउट करो। व्हाट इज वैल्यू ऑफ y2? 0, यहाँ पर y तो है नहीं, 0 माइनस what is the value of this one? So this is 0.5 by y2 minus y1 is what? y1 is 5, 0 minus 5, ये y1 है ना, this is y1। इसका स्लोप क्या है? 0,5 और यहाँ पर 0.5,0। सो y1 की वैल्यू है 5, y2 की 0, what is x2? 0.5 minus x1 0, so minus 5 by 0.5 which is 10 minus 10 ohm, that is r की value what is 10 ohm. This is answer. अरे भाई स्लोप निकालो इस लाइन का। स्लोप मतलब होता है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। यहाँ y2 0 है, x2 0.5 और ये x1 y1 है 0,5। वैल्यू पुट करी, r की वैल्यू निकाल ली और ये इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट विल गिव यू EMF, इंटरसेप्ट विल गिव यू EMF। देखते हैं क्लियर है? इस तरीके से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है और इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हमने क्या क्या पढ़ा? ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर टाइप्स देखे, उसके एग्जांपल्स हैं, एनसीईआरटी में रीड करना है क्योंकि डायरेक्ट बोर्ड में वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे, जैसे बीजेटी, यूजेटी, ट्रांजिस्टर, पीएन जंक्शन डायोड, डायोड्स, कैपेसिटर, इस तरीके जो भी मटेरियल हैं दैट आर नॉन ओमिक, है ना। गैलिनियम आर्सेनिक इज एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टर, जर्मेनियम, बोरॉन। उसके बाद हमने क्या करा? सेल के बारे में पढ़ा। इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, सेल में दो केस हो सकते हैं, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। आइडियल सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 0, चार्जिंग के केस में V इज इक्वल टू E+IR, डिस्चार्जिंग E-IR। उसके हमने ग्राफ बनाए और एक दो क्वेश्चंस हमने करें। इसके नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक है ना, किस तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हम यूज़ करेंगे और यूज़ करके फिर हम बैटरी बनाएंगे, क्योंकि जनरली एक सेल यूज़ नहीं करते हम। जो भी देखते हैं रेडियो में या घरों में वो बैटरी होती है, तो बैटरी में एक सेल नहीं होते, बहुत सारे सेल होते हैं, तो द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। तो बहुत सारे हम सेल यूज़ करके बैटरी बनाते हैं और बैटरी का हम यूज़ करते हैं। तो सेल के कॉम्बिनेशन हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम सेल को यूज़ करते हैं बैटरी बनाने के लिए। ओके, क्लियर है? तो ये जो भी आप लोगों ने आज की क्लास करी, इसको आप रिवाइज करिए, इसके न्यूमेरिकल करिए। बाकी टेलीग्राम की जो चैनल है उसमें शीट्स भेज दी जाएंगी, उसको आप प्रैक्टिस करो और जो भी डाउट आता है वो डिस्कस करो। थैंक यू।